सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये यूनिट उतना इंट्यूटिव नहीं है। जो रिस्क वाला पार्ट है वो थोड़ा इंट्यूटिव है, मतलब इंट्यूटिव मतलब आपको ऐसे विजुलाइज आप उसको कर सकते हो, लेकिन ये जो SCM है ना, ये उतना खास नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रिस्क देखो, मेरी तरफ फोकस करो आप। रिस्क मैं आपको ऐसे ओरली समझाता हूं। रिस्क क्या है? रिस्क मान लो ऐसी एक सिचुएशन जिसको अगर मैंने अवॉइड नहीं किया या जिस पे चेक नहीं लगाया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, मान लो आप यहां से मनाली जा रहे हो, तो आप यूजुअली क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप मनाली जा रहे हो यूजिंग अ कार। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि कोई जब जंगल वाला एरिया आएगा तो आप अपना टैंक फुल करा लोगे। तो टैंक फुल कराना इज अ मेजर, लेकिन रिस्क क्या है? इधर रिस्क क्या है कि आपका टैंक एम्प्टी हो जाएगा। रिस्क क्या है? टैंक विल गेट एम्प्टी, और टैंक जैसे ही एम्प्टी हुआ ये रिस्क फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। फेलियर मतलब आपकी गाड़ी बंद, आपकी ट्रिप स्टॉप। समझा रिस्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसा सिचुएशन जिसको अगर मैंने अवॉइड नहीं कराया तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को या सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ सॉफ्टवेयर रिस्क। अब यहां पे देखो वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सेकेंड पॉइंट एक बार पढ़ना, दे आर नॉट एक्चुअल इश्यूज बट मे गेट कन्वर्टेड इनटू रियल प्रॉब्लम्स। वो बहुत रियल, ऐसा कुछ सही में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस पर चेक नहीं लगाया, अगर मैंने उस पर चेक नहीं लगाया तो फिर वो प्रॉब्लम्स में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा भी है, इफ दे अकर अनवांटेड लॉस माइट हैपन। करेक्ट, ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए। 3 टाइप के होते हैं मेनली, 3 टाइप के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? एक प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क। नाम से पता चल रहा है प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है। ऐसे टाइप के रिस्क, ऐसे टाइप के रिस्क जो हमारे प्रोजेक्ट के स्केड्यूल, रिसोर्सेज या और भी चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट पे जो प्रॉब्लम दे वो प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लो, डेवलपर लॉस। एग्जाम्पल क्या है? डेवलपर लॉस। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान लो आप एक अटेंडेंस ऐप बना रहे हो और आपका डेवलपर किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट पे अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? आप कोड नहीं कर सकते, आप कोड नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर और टेस्टर दोनों लगता है। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको टेस्टिंग यूनिट, है ना? डेवलपर और टेस्टर दोनों लगता है। तीसरा, अगर कोई डिफेक्ट्स आए, कोई चेंजेस आए तो उसको मैनेज कौन करेगा? इन तीनों से क्या हो रहा है, पूरे प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क क्या है? ये यूजुअली आपके कोडिंग या प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, टेक्निकल नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल। जब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे कोई रिस्क आए तो वो किस टाइप के रिस्क होते हैं? टेक्निकल रिस्क। एग्जांपल क्या है? फेलियर ऑफ कंप्यूटर। आप जिस लैपटॉप पे कोड कर रहे हो, आप जिस लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, वही खराब हो गया, वही खराब हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर टेक्निकल रिस्क आया तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि प्रोजेक्ट रिस्क भी आएगा। ठीक है, यूजुअली टेक्निकल रिस्क आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन बी हैंडल्ड इजीली, लेकिन वंस टेक्निकल रिस्क अकर्स, प्रोजेक्ट रिस्क आना ही आना है। ठीक है, देयर आर चांसेस, आना ही आना है नहीं, देयर आर चांसेस। ठीक है, आगे आते हैं बिजनेस रिस्क। अब देखो, बिजनेस रिस्क नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे बिजनेस एस्पेक्ट, जो हमारे सेल्स, बजट, ये सब चीजों को अफेक्ट करे, जो बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अफेक्ट करे, वो कैसे रिस्क होते हैं? बिजनेस रिस्क। ठीक है, क्लियर है? देखो यहां पे मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वही सब चीजें लिखी हुई हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? अब एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो एक नया कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, नया कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, तो क्या अब आपके वो टेक्निकल रिस्क को अफेक्ट करेगा? नहीं। क्यों भाई? वो आपके टेक्निकल, वो आपका पीसी आके खराब नहीं कर सकता, आप उस पर लॉ सूट फाइल कर दोगे, है ना? वो आपके प्रोजेक्ट को भी परेशान नहीं कर सकता, लेकिन वो अफेक्ट किसको करेगा? आपके बिजनेस को, आपके सेल्स को, आपके सेल्स को अफेक्ट करेगा, आपके बजट को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके मार्केट को भी अफेक्ट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वो एक प्रोजेक्ट लाएगा जो आपसे सस्ता है, आपसे बेटर है, आपसे मोर कंपेटेबल है, फिर इससे क्या हुआ? आपका सेल्स गिरेगा, आपका मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? आप डाइल्यूट हो जाओगे पूरी तरह से। करेक्ट, शार्क टैंक जिन्होंने देखा होगा वो बिजनेस रिस्क को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहीं पे मैंने वो सारे रिस्क लिखे हैं, मार्केट, स्ट्रेटेजिक, सेल्स। अभी जो जो मैंने बोला ना, ये वही चीज है, बजट। करेक्ट, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। नाम
जो नाम है ना वही रिस्क है। बजट रिस्क मतलब कैसा रिस्क, जो बजट को अफेक्ट करे, खत्म, दैट्स इट। आगे आ जाते हैं किस पे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी रिस्क मैनेजमेंट करते टाइम, ठीक है। जब आपको, यार मुझे बताओ, आपको जब रिस्क ही पता नहीं है क्या है, जब आपको रिस्क ही पता नहीं है तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे मुझे बताओ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, करेक्ट। तो पहला स्टेप क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये देखो यहां पे लिखा भी है इनिशियल स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, वेयर पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इंपैक्ट अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। मतलब इसमें हम कुछ कर नहीं रहे, जो हमारे रिस्क आ रहे हैं ना, जो रिस्क सॉरी, जो रिस्क हैं उसको हम बस एनालाइज कर रहे हैं और कहीं पे नोट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है रिस्क आइडेंटिफिकेशन में। अब इसका गोल क्या है, गोल पढ़ो, generate the list of all the risks that may cause trouble and affect the quality and delivery of the product। बस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ो, स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है, देखो आप प्रैक्टिकली सोचो। मैंने आपको बोला कि भाई आओ बैठो, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और इसमें आप रिस्क बताओ। आप क्या सोचोगे, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिनेरियो क्या है, सिनेरियो मतलब प्रोजेक्ट है क्यों, क्यों बना है, ठीक है। फिर आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, देखो यहां पे लिखा भी है। आप पूरा एनवायरनमेंट समझोगे कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, कलेक्ट रेलेवेंट डेटा एंड इनसाइट्स ऑफ एवरीथिंग, इन्वॉल्व एनीवन रेंजिंग फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू डेवलपर्स। मतलब आप सबको इन्वॉल्व करोगे, जो प्रोजेक्ट्स में है, स्टेक होल्डर्स है, डेवलपर्स है, मार्केट वाले जो हैं, उन सबको इन्वॉल्व करोगे और चेक करोगे, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई द रिस्क, दैट्स इट। आप मुझे बताओ ये याद करने की जरूरत है क्या, पूरी तरह से क्या है, इंट्यूटिव है। बोला था ना रिस्क पूरा इंट्यूटिव है। ये 3 स्टेप्स क्लियर। अब आगे आ जाओ, टेक्निक्स। मतलब आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर कैसे सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, 4 लोगों को एक साथ बिठाया, बैठ के सोच रहे हैं, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। खूब ढेर सारे ब्रेन्स आए, दे स्टॉर्म्ड एट अ वन पॉइंट, दैट इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंटरव्यूज, हर एक ऑफिशियल का इंटरव्यू ले लो, उससे बात कर लो, फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर लो। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपको पता होगा, एक चेकलिस्ट बनाना, उस पर रिस्क लिखना और यहाँ पे टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस करते रहना, करेक्ट। एक होता है डेल्फाई टेक्निक। डेल्फाई टेक्निक में क्या है, खूब ढेर सारे ऑफिशियल साथ में बैठते हैं, खूब ढेर सारे ऑफिशियल साथ में बैठते हैं और कुछ भी रैंडम रिस्क देते हैं, और कुछ भी रैंडम रिस्क देते हैं, ठीक है। जैसे ही उन्होंने वो रैंडम रिस्क दिया, फिर उसमें इवैल्यूएशन करते हैं कि ये रिस्क इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क नहीं इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना, चीजें कराना। फिर फ्लो चार्ट एनालिसिस, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो वर्क फ्लो है, वो फ्लो चार्ट में बनाओ, वो फ्लो चार्ट में बनाओ और उस पर एनालिसिस करो, उस पर क्या करो, एनालिसिस करो। फिर सिनेरियो एनालिसिस, मतलब पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, पूरे सिनेरियो मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट बना है उसको एनालाइज करना कि अच्छा ये प्रोजेक्ट ऐसे बना, ये ऐसे वर्क कर रहा है, ये ऐसे वर्क कर रहा है, क्यों वर्क कर रहा है, फिर वहां से रिस्क निकाल के देना, दिस इज नोन एज सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। आगे आते हैं रिस्क प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन, रिस्क, रिस्क हमें पता है क्या होता है, और प्रोजेक्शन मतलब आप समझ लो क्या, प्रोजेक्ट कराना, प्रोजेक्टिंग और शोइंग और एस्टिमेटिंग, करेक्ट। यहां पे पॉइंट भी लिखा है, रिस्क प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिस्क एस्टिमेशन, रिस्क प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिस्क एस्टिमेशन, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इट इवेलुएट्स आइडेंटिफाइड risks to determine their potential impact on a project operation and organization। मतलब क्या होता है कि आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म किया, आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म किया, फिर आपको सेट ऑफ रिस्क मिले, ठीक है। अब उन रिस्क पे आपको क्या करना होता है, इवैल्यूएशन परफॉर्म करना रहता है। मतलब सिंपल सा है, रिस्क प्रोजेक्शन क्या है, आप बोल लो कि एक रिपोर्ट कार्ड टाइप बनाना। क्या करना, एक रिपोर्ट कार्ड टाइप बनाना, मतलब इवैल्यूएट कराना, मतलब इवैल्यूएट कराना कि अच्छा ये रिस्क का इतना है, ये रिस्क का इतना प्रॉब्लम हो सकता है, ये रिस्क से ये हो सकता है, ये इस डिपार्टमेंट का है, इसकी इतनी सीवीआरटी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देख लो, प्रैक्टिकली सोचो।
अगर आपको रिस्क को इवेल्युएट कराना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन रिस्क को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। यार रिस्क ही नहीं पता है, किसका इवेल्युएशन कराओगे? तो पहला स्टेप क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है, रिस्क का एनालिसिस करना। दूसरा क्या है, रिस्क का एनालिसिस करना। उसमें क्या एनालिसिस करते हैं हम कि डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उससे क्या लाभ हानि हो सकती है वो डिफाइन करना, और फिर उसका इंपैक्ट बताना। उसका इंपैक्ट बताना कि ये मेरे प्रोजेक्ट को किस लेवल तक अफेक्ट कर सकता है, करेक्ट। और फिर उसके बाद रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, मतलब आपने इवेल्युएट कर लिया, फिर रैंकिंग कर दो ना यार, कि अच्छा इसका 90% इंपैक्ट है, इसका 20% इंपैक्ट है, इसका 50% इंपैक्ट है, तो ऐसे एक रैंक बना दो, करेक्ट। समझा होगा, रिस्क प्रोजेक्शन ये होता है। अब रिस्क टेबल, रिस्क प्रोजेक्शन करने के लिए ना सबसे बेस्ट टूल क्या है, रिस्क टेबल बनाना। रिस्क टेबल मैं क्या बोलता हूं पता है क्या, क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। क्या है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ रिस्क्स, ठीक है। मतलब ये देखो, ये क्या है, मेरा एक रिस्क टेबल का एग्जांपल है, टेक्निकल की बुक से उठा है, करेक्ट। ये रिस्क है, और ये देखो ये उसका क्या है असल में, मार्क्स है। ये क्या है, उसका मार्क्स है, और ये क्या है, उसका रैंक है। ये क्या है, उसका रैंक है, ठीक है। और ये कैटेगरी आप समझ जाओ यार, कैटेगरी समझ जाओ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, करेक्ट, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप अपने रिपोर्ट कार्ड से रिलेट कराओ, मतलब यहाँ पे कुछ रिस्क लिखे होंगे, फिर उनका ब्रांच लिखा होगा, उनका ब्रांच लिखा होगा, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि उनके अकरेंस की चांस कितनी है। 50% है, मतलब 1/2 की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 50-50% चांसेस है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मतलब क्या होता है कि अगर ये अकर हुआ तो आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा या तबाह हो जाएगा। क्रिटिकल मतलब दिस कैन कॉज अ सीवियर डैमेज टू योर प्रोजेक्ट। मार्जिनल मतलब बहुत थोड़ा सा, ठीक है। रिस्क टेबल आप प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड विजुलाइज कर पाओगे। आपके रिपोर्ट कार्ड में जो जो चीजें होती है ना, आप यहां पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक रिस्क टेबल का एग्जांपल, यही चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, और ये पूरी तरह से ना डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, ठीक है। आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा होता है, स्टैटिक होता है। एक बार बन गया तो आप उसको हिला नहीं सकते, रीवैल्यूएशन के बाद, ठीक है। रीवैल्यूएशन के बाद आपका जो रिपोर्ट कार्ड बन गया आप उसको हिला नहीं सकते, लेकिन इसको इवैल्यूएशन के टाइम भी चेंज किया जा सकता है। मतलब आपने एक रिस्क टेबल बनाया, अब आपको काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी कंपनी काम कर रही है, उनको पता चला अरे 10-12 और रिस्क हो सकते हैं, ऐड कर दो, इसमें इसमें ऐड कर दो, इसका भी रिपोर्ट कार्ड बना लो। सो इट इज टोटली डायनेमिक। और ये कब किया जाता है पता है क्या, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आपका डेवलपमेंट फेज जैसे ही स्टार्ट हुआ, रिस्क टेबल बनाना स्टार्ट कर दो भाई। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, आप पूरा प्रोजेक्ट बना लिए, फिर आप एंड में लेके बैठोगे कि नहीं यार चलो मैं रिस्क टेबल बनाऊंगा, कुछ फायदा है क्या? आप प्रैक्टिकली सोचो, कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं है लिटरली। क्यों? क्योंकि यार जब पूरा प्रोजेक्ट बन गया, सारे प्रॉब्लम्स अगर हो चुके होंगे, तो मैं रिस्क बना के क्या करूं? क्या करूं मैं रिस्क बना के? कोई फायदा है क्या? कोई भी फायदा नहीं, करेक्ट। तो स्टार्ट से ही बनाते रहो और उनका एनालिसिस करते रहो, जब कुछ प्रॉब्लम दिखे उसको सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आते हैं किस पे, RMM। RMM स्टैंड्स फॉर रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये देखो, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, करेक्ट। देखो मैं आपको एक बताता हूं, मैं बोलता हूं ऐसा कुछ, अवॉइडिंग, मॉनिटरिंग और हैंडलिंग। ये देखो ऐसा कुछ है, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का यही है मतलब है। मिटिगेशन मतलब, रिस्क मिटिगेशन मतलब वो रिस्क अकर होने ही नहीं देना है, वो रिस्क को फेलियर में बदलो ही नहीं भाई, ऐसा है रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन आपने पहले सुना होगा आई गेस, अगर नहीं सुना है तो इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन। मतलब रिस्क को अवॉइड करा दो कि अरे यार अच्छा ये प्रॉब्लम आई, नहीं इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, नहीं तो ये आगे जाके मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये है रिस्क मिटिगेशन, यही चीज लिखी है, इट मींस प्रिवेंटिंग रिस्क टू अकर। और फॉलोइंग स्टेप्स हम ले सकते हैं, टीम के साथ कम्युनिकेट करो, कॉज इफेक्ट
कॉज इफेक्ट डायग्राम जाने दो, आप वो मत समझो, कॉजेज आइडेंटिफाई करो और उसको एलिमिनेट करा दो, मतलब अच्छा इनकी वजह से हो सकता है, चलो निकलो तुम, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं। आगे कंडक्ट टाइमली रिव्यूज, मतलब देखो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने क्या किया, पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको रिव्यू कर रहे हो, कुछ फायदा है क्या? आप बताओ मुझे, कुछ फायदा है क्या? लिटरली कुछ भी फायदा नहीं है उसका। आपको टाइमली रिव्यू करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आपको समझ आए कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो, नहीं तो ये फेलियर में कन्वर्ट करके मेरे पूरे बिजनेस गोल को अफेक्ट करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर एवरी क्रिटिकल एक्टिविटी असाइन अ हायर अथॉरिटी और सुपरविजन, मतलब क्या है कि आप बहुत क्रिटिकल काम कर रहे हो, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो उसमें एक ऐसी ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी, एक बड़ी कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व करा लो, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व करा लो, जो सुपरविजन कर सके, जो क्या कर सके, सुपरविजन कर सके, वो पूरी तरह से आइसोलेट रहेगा, रिस्क अगर उसमें आया तो इजिली मिटिगेट या अवॉइड हो जाएगा। करेक्ट। आगे आते हैं किस पे, रिस्क मॉनिटरिंग पे। रिस्क मॉनिटरिंग मतलब रिस्क का एनालिसिस करना, जो जो अकर हो रहे हैं, अच्छा अकर हुए, ये किसके जैसा है पता है क्या? रिस्क प्रोजेक्शन जैसा। बहुत ज्यादा ही गंदा लिख दिया मैंने, सॉरी। रिस्क प्रोजेक्शन जैसा, समथिंग लाइक दैट, बट नॉट वेरी सेम। करेक्ट। इट, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इट एंश्योर्स रिस्क आर हैंडल्ड प्रोएक्टिवली एंड एनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट शुड बी एड्रेस्ड। आप ये देखो, प्रोजेक्शन में हम एनवायरमेंट पे नहीं देखते, क्या रिस्क आ रहे हैं, दैट्स इट, बात खत्म। आप कौन से एनवायरमेंट में हो, आप गार्डन में बैठ के चीजें कर रहे हो, आप कहाँ क्या कर रहे हो, कितना क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन यहां पे एनवायरमेंट भी मैटर करता है। करेक्ट। इतना डिफरेंस आप याद रखिएगा। आगे आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, अगर रिस्क अकर हो गया, अगर प्रॉब्लम अकर हो गई, ठीक है, तो उसको मैनेज कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें कि मेरा जो पूरा सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम है वो अफेक्ट ना हो पूरी तरह से, थोड़ा तो अफेक्ट होगा, लेकिन उससे रिकवर कराने में हम क्या यूज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। यहां पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट एंड मैनेजिंग एवरीथिंग, प्रॉपरली हैंडलिंग एंड मैनेजिंग ऑफ रिस्क शुड बी डन। करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, कुछ रिस्क यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये टेक नॉलेज की बुक से मैंने उठाया हुआ है, कुछ रिस्क लिस्टेड है। ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, आया था कि आप कुछ रिस्क कंसिडर करो और उनके लिए आप RMM प्लान लगाओ। ये देखो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्रैश के लिए मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है। ऐसा कुछ खास है नहीं, आप एक बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है ये समझाने की। ठीक है, मैंने दिया हुआ है PDF, आप टेलीग्राम से रेफर कर लेना। हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, SCM पे। SCM क्या है? SCM stands for Software Configuration Management. SCM stands for Software Configuration Management. It is a quality assurance activity. It is a set of activities carried out for identifying, organizing and controlling the changes. देखो, ये किस पे बेस्ड है पता है क्या? चेंजेस पे। मतलब चेंजेस का क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो चेंजेस को, क्या चेंजेस आपने किए, फिर उन चेंजेस को आप ऑर्गेनाइज करो, फिर आप ऑर्गेनाइज करो और फिर आप कंट्रोल भी करो। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं SCM का, गिटहब वर्कफ्लो। गिटहब वर्कफ्लो SCM का बेस्ट एग्जांपल क्या है, गिटहब वर्कफ्लो। आपको गिटहब पता होगा, आप सेकेंड ईयर में हो, आई विल अज्यूम कि आपको गिटहब पता होगा। ठीक है, देखो गिटहब पे क्या होता है, आप यहां से कोड करते हो अपने PC से और अपने टर्मिनल पे कोड कुछ लिखते हो, जैसे गिट कॉमिट करते हो, ठीक है, तो आपके चेंजेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर जब आप गिट लॉक करते हो तो आपको चेंजेस आपके सिस्टमेटिक वे में दिखते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप। और कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल नाम सुना, वर्जन कंट्रोल, गिट एंड गिटहब आर द पार्ट ऑफ वर्जन कंट्रोल। मतलब सारे चेंजेस, सारे वर्जन अगर मैं दिखा पाऊं वहां पे लिस्ट कर पाऊं, सारी डिपेंडेंसीज जो रिलेटेड है वो लिस्ट कर पाऊं, तो दैट इज कंट्रोल। करेक्ट। SCM समझा क्या होता है? एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखो SCM में एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स? 4 तरह के एलिमेंट्स। कोई भी SCM जब बनता है, ठीक है, कोई भी SCM बनता है तो उसमें ये 4 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला कौन सा है? कंपोनेंट एलिमेंट्स।
कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं? दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आपका गिटहब है, आपका क्या है? गिटहब है, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ टूल्स और टेक्निक्स ऐसी यूज की गई हैं ताकि आपकी यहाँ पे फाइल्स दिखती हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉमेंट मैसेज और यहाँ पे टाइम वाइम दिखता है, ठीक है। ये कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस एलिमेंट्स, एक्शन एंड टास्क यूज ड्यूरिंग चेंज मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो, जब चेंज को मैनेज करते हैं, जब मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो आपकी एक फाइल है फॉर एग्जाम्पल test.cpp, आपने इस पे कुछ चेंजेस किए, ठीक है। मल्टीपल चेंजेस किए, 1 2 3 4। इन सबको प्रॉपरली मैनेज कराने का काम इन सबको प्रॉपरली मैनेज कराने के लिए हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे जो प्रोसेस एलिमेंट्स का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, जो आपके कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं बनाने में या कंस्ट्रक्ट करने में। वो किसके पार्ट हैं? कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर टीम टू इंप्लीमेंट SCM। मतलब कुछ ह्यूमन भी लगेंगे आपको, कुछ इंसानों का भी तो हेल्प लगेगा ना। पूरी तरह से कोई भी चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से कोई भी चीज को ऑटोमेट करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ह्यूमन लगेंगे, कुछ इंसान लगेंगे, कुछ डेवलपर्स लगेंगे, है ना, कुछ टेस्टर्स भी लगेंगे। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम पे, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिकेशन और वी कैन से दैट वन टेस्ट केस अमंग लार्ज स्वीट ऑफ टेस्ट केसेस। अब सुनो, देखो, आप इधर ध्यान दो। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसमें एक फाइल है main.cpp, ठीक है। उसमें एक फाइल है readme.md, दूसरी एक फाइल है config फाइल, ठीक है। एक और है टेस्ट फाइल, ठीक है। तो ये सब क्या है पता है? ये सब, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, SCI। आप ऐसी चीज इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कोई चीज जिस पे मैंने चेंज किया इज नोन एज SCI। मतलब आपको इस पे SCM परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आपको चेंज मैनेजमेंट और इसकी टेक्निक्स परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इस पे मैं चेंजेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप main.cpp पे चेंजेस कर सकते हो, है ना। टेस्ट फाइल पे भी चेंजेस कर सकते हो, readme.md पे भी चेंजेस कर सकते हो और config फाइल पे भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये किसका पार्ट है? सॉरी, ये किसका पार्ट है? SCI का पार्ट है। यहां पे देखो, मैंने लिखा भी है, यहां पे देखो, ये देखो, SCI इज अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम कंपोनेंट। सॉरी, ये देखो, कोड आर्टिफैक्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, टेस्ट आर्टिफैक्ट्स, डेवलपमेंट टूल्स, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स। आपके कोई भी प्रोजेक्ट में ये सब चीजें सारी कॉमन होती हैं, है ना। ये सब चीजें सारी कॉमन होती है, यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा SCI क्या होता है ना। अब आप इसको पढ़ लेना, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। नाउ वी कम टू SCM रेपोजिटरी। आप ऐसा बोल लो, ये क्या है? एक डेटाबेस। जितने भी चेंजेस किए उसका रिकॉर्ड, कब किए, कैसे किए, किसने किया, सारी चीजें कहां पे स्टोर होती हैं? सारी की सारी चीजें कहां पे स्टोर होती हैं? SCM रेपोजिटरी में। अब इस SCM रेपोजिटरी का काम क्या है? कोई भी डेवलपर, any individual which is involved in the SCM process will access this repository and will consider all the changes, everything that has happened in this project for further evaluation। समझा मैंने क्या बोला? रिवाइंड करके देखना मैंने क्या बोला। मैं फिर से बोलता हूं, the software developer or engineer interacts with the repository by using built-in tools within the repository। मतलब देखो, GitHub आपको पता है, Git पता है? जो Git CLI है ना, जो Git का वो जो कमांड है ना, वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो रेपोजिटरी को एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है।
SCM रेपोजिटरी अगर मैं स्पेसिफिक में बोलूं तो एक गिटहब रेपो है और डेटाबेस है, ठीक है। और इनको एक्सेस करने के लिए व्हाट वी यूज गिटहब CLI वी यूज गिटहब CLI या गिटहब का GUI। वो जो आप इंटरफेस देख रहे हो ना वेब पे, वो भी एक टेक्निक है, वो भी एक टूल ही है। उसके अगर वो ना एग्जिस्ट करे ना तो आप गिटहब के रेपो और डेटाबेस को सही से एक्सेस नहीं कर सकते। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो, अब इसका रोल्स क्या है। अब कोई भी रेपोजिटरी, कोई भी डेटाबेस का रोल क्या होता है? इंटेग्रिटी मेंटेन कराता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कराता है, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंटीग्रेशन अच्छे से मेंटेन करवा के देता है, प्रॉपर टाइमली ये सब चीजें एक्सेस कर पाऊँ वो सब मेंटेन कराता है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। देखो, डेटा इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टूल इंटीग्रेशन, सारे टूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करके रखना, डेटा इंटीग्रेशन, पूरे डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करके रखना, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें है उसका एक स्टैंडर्ड होना, वो भी इधर मेंटेन होता है। नेक्स्ट, मेथोडोलॉजी एनफोर्समेंट्स, मतलब आपने जो जो मेथड्स उधर यूज किए हैं, जो जो मेथोडोलॉजीज, जो जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपने यूज किए हुए हैं, उनको पूरी तरह से कॉम्पैक्ट रखना, पूरी तरह से सेफ रखना इज नोन एज मेथोडोलॉजी एनफोर्समेंट। अब फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है? वर्जनिंग, वर्जनिंग और आई कैन से वर्जन कंट्रोल, आई कैन से वर्जन कंट्रोल। मतलब आपने कुछ चेंजेस किए, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन, एक एग्जांपल लेते हैं, ये पेन है, मान लो ये वर्जन 1.0 है, ये वर्जन 1.0 है। मैंने क्या किया, इसकी निब को, जो ये जो प्लास्टिक की निब है, इसको मैंने एल्यूमिनियम का बनाया, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का बनाया। तो इस पे चेंज किए तो इसका वर्जन 2.0 बन गया। फिर मैंने इसकी बॉडी को भी एल्यूमिनियम का बनाया, ठीक है, तो ये वर्जन 3.0 बन गया। करेक्ट, दिस इज नोन एज वर्जनिंग। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया था, आपने चेंजेस किए उसका प्रॉपर लॉग दिखाना, ये चेंजेस इस बंदे के द्वारा इस टाइम पे किए गए। दिस इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसी ट्रैकिंग। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। आपकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा डायनेमिक रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ देखो, अपनी लाइफ देखो, आपकी लाइफ में क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा डायनेमिक है। आपको कभी पोर्श पसंद आएगी तो आपको कभी लैम्बो पसंद आएगी, कभी आपको रोल्स रॉयल्स फैंटम पसंद आएगी, करेक्ट। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। इसका ट्रेस रखना कि आपको कब क्या पसंद है इज नोन एज रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर कॉन्फ़िग फाइल्स मेंटेनेंस, एवरीथिंग इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट ट्रेल्स मतलब जब आप चेकिंग परफॉर्म कर रहे हो ना, जब आप चेक परफॉर्म कर रहे हो तो इधर वो भी मैनेज होता है कि आपने इस टाइम पे ये चीज़ें चेक की, ये चीज़ें चेंज की, या ये सब ऑडिट ट्रेल्स का पार्ट होता है, ठीक है। क्लियर, आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट SCM प्रोसेस। ये प्रोसेस होता कैसे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टास्क टू मॉनिटर द कंट्रोल ऑन चेंजेस बीइंग अकर्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई ऑल द इंडिविजुअल आइटम्स दैट कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टिवली, टू हैंडल डिफरेंट वर्जन्स और रिलीजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट्स आपको ऐसे ही क्लियर हो गए, है ना, जरूरत भी नहीं पड़ी। अब टोटल इधर 5 चीजें होती हैं, टोटल इधर 5 चीजें होती हैं। पहला क्या है? वर्जन कंट्रोल। पहला क्या है? वर्जन कंट्रोल। ये देखो, वर्जन कंट्रोल में क्या है, आपने चेंजेस किए होंगे कुछ। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया इस पेन का, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0। आईफोन का देख लो, आईफोन एक्स, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16 भी आएगा। ये सब क्या है? उसके वर्जन है। अब इनका कंट्रोल रखना इज नोन एज वर्जन कंट्रोल, करेक्ट। यही चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज चेंज कंट्रोल, नेक्स्ट इज चेंज कंट्रोल, ठीक है। देखो, जो चेंजेस होते हैं ना बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी आके कभी भी कैसा भी चेंज करके जा रहा है, मतलब कंट्रोल है ही नहीं यार। आप आओ चेंज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो चेंज, डजंट मैटर, इट्स ओके। तो उससे क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चेंज कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज याद रखना, चेंज कंट्रोल कभी भी ऑटोमेट किया नहीं जा सकता, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि
रिक्वायरमेंट्स किसकी है? मशीन की है क्या? नहीं, ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है ना। कोई आपका कस्टमर है तो वो एक इंसान है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी गरज तो आपको पड़ेगी ही ना। ऑब्वियसली ह्यूमंस आर इन्वॉल्व एंड ऑटोमेटेड टूल्स आर इन्वॉल्व एज वेल। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। इट वेरीफाइज इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स बेसिक दी हैं कि अच्छा मेरा जो प्रोडक्ट है उसका ये कलर होना चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। तो ये बेस लाइन है। अब इसके ऊपर ही कुछ एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर ही कुछ एग्जिस्ट करेगा, तो वो बेसिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना इज कंसिडर्ड अंडर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। इट ऑल्सो मेंटेन्स दैट ऑल द चेंजेस आर प्रॉपरली अलाइंड। मतलब आपने बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स बनाया, उसको सेटिस्फाई कराया, फिर और भी जो चेंजेस करोगे ना वो प्रॉपर होने चाहिए। मतलब एक चेंज ऐसा किया, ये देखो, ये मान लो एक बेसलाइन है, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, मान लो चेंज 1, और यहाँ पे कुछ चेंज किया चेंज 2, यहाँ पे चेंज 2, ठीक है। तो ये प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। मतलब इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए। आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? रिस्क और ढेर सारे जनरेट होंगे और प्रॉब्लम्स जनरेट होगी, इससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब आगे आते हैं किस पे? रिपोर्टिंग पे। आगे आते हैं किस पे? रिपोर्टिंग पे, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, रिपोर्ट करना। जो भी चेंजेस किए, कुछ भी कॉजेज हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, उसको आप रिपोर्ट करो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, डेवलपर्स को रिपोर्ट करो, टेस्टर्स को रिपोर्ट करो, स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करो, कस्टमर्स को रिपोर्ट करो, एनीवन। और यहां पे क्या लिखा है, कैसे करना है? एडमिन गाइड्स की मदद से कर सकते हो। एडमिन गाइड्स मतलब एडमिन डैशबोर्ड अपना होता है ना, यहां पे लिख देता हूं एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड, यूजर गाइड, यूजर मैनुअल वाला है ना, FAQs, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस, रिलीज नोट्स। रिलीज नोट्स आपको पता होगा, जिसने VS कोड यूज किया है, जो VS कोड यूज करते हैं, जब अपडेट आता है तो वो अपना रिलीज नोट्स देते हैं कि अच्छा मैंने ये चीजें की, ये चेंजेस लाए, ये रिलीज बनाया, उसमें ये चीजें हैं और ये चीजें हटाई भी। ये सब रिपोर्टिंग का पार्ट है और ये इनको क्या बोलते हैं? रिलीज नोट्स। दैट्स इट, ठीक है। ये इतना ही था, ठीक है। SCM प्रोसेस खत्म, ये यूनिट भी खत्म ही हो गया है। कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो, जैसे आई डोंट थिंक कुछ बचा ही है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। सो यूनिट 5 खत्म हो गया गाइस। आई विल ट्राई कि मैं यूनिट 4 आज रिकॉर्ड कर पाऊं और आज ही अपलोड कर पाऊं, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उस एग्जाम के लिए, तो मेरे को पढ़ना है, ठीक है। आपका यूनिट 3 कल आएगा शाम के टाइम, बेसिकली अराउंड 8 और 9, अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इश्यूज नहीं रहा मेरे इधर तो। वो भी थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं वो अपलोड करे बिना नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।